गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जापान में जॉब करने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए एसएसडब्ल्यू स्कीम के तहत प्राविधिक शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर के आधार पर कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें लेटर में जो भी चीज़ें बताई गई थी उन सब के बारे में आपको बताया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो छात्र छात्राओं के मन में हैं और उनका जवाब उस पत्र में नहीं था। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सब सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। जैसे वहाँ जापान में जब आप एसएसडब्ल्यू योजना के तहत जाएंगे तो वेतन कितना मिलेगा, उम्र की सीमा क्या है, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, कितने वर्ष के लिए आपको जाना है या आप जा सकते हैं, सेक्टर्स और श्रेणी की जो जानकारी दी गई थी, 14 श्रेणियाँ थीं, उनकी विस्तृत जानकारी कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनके तहत छात्र छात्राएं जा सकते हैं, अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। और जो प्रश्न पत्र होता है जापानी भाषा का या अन्य जो स्किल टेस्ट होता है उसका क्या है प्रारूप होता है, और बुक्स भी जो उससे संबंधित हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैंने आपसे बताया था एसएसडब्ल्यू जो होता है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स होता है। तो ये एक योजना है जिसके तहत जापान विदेशों से आने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको अनुमति देता है कि वो जापान में आएँ, रहें और जो अपना योगदान है काम में, जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें अपना योगदान दे सकें। तो बच्चों, इसी के तहत मैंने आपसे बताया था ये लेटर जो था जिसके तहत मैंने आपको पूरी जानकारी दिया था कि जापान में विशेषीकृत कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति के संबंध में, जो कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ था। तो ये एसएसडब्ल्यू स्कीम यानी स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स की जो स्कीम मैंने आपको बताई थी उसमें बताया था कि लगभग 53,000 वैकेंसीज हैं, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं हैं। तो इसमें पॉलीटेक्निक के जो छात्र छात्रा हैं बीटी यूपी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये पत्र, जब मैंने इस पत्र के आधार पर वीडियो बनाया था तो जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा रहा। पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राएं, चाहे वो अभी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों, चाहे पास आउट होकर के किसी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप या जॉब कर रहे हों, तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था। उनके मन में जिज्ञासाएं आई। उन्होंने बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी किए, मैसेज भी भेज करके बहुत सारी चीज़ें जानना चाह रहे थे। तो इससे पता चलता है कि छात्र छात्राएं इच्छुक हैं। तो बच्चों, इसी तारतम्य में जो सबसे बड़ा जो प्रश्न छात्र छात्राओं के मन में आ रहे हैं उनमें एक ये है कि जो 14 श्रेणियां बताई गई थी, ये आप देखिए 1 से 14 तक, तो जो विभिन्न ब्रांच के छात्र छात्राएं हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सी श्रेणी हमारे लिए सर्वोत्तम रहेगी या बेस्ट रहेगी जिसको हम चूज करें। तो यदि इन 14 श्रेणियों की हम बात करें या इन सेक्टर्स की हम बात करें तो इसके अंदर अगर थोड़ा और खोल दिया जाए कि कौन कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं, इस सब श्रेणियां हैं जिनमें छात्र छात्राएं जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, यानी स्वयं को छात्र छात्राएं स्किल्ड अपनी जो क्षमता है, दक्षता है, उसको साबित कर सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो छात्र छात्राओं के मन में आ रही है जिज्ञासा, वो वेतन को लेकर के कि आखिर वेतन कितना मिलेगा। सब छात्र छात्राएं मन में जानना चाहते, भले ही वो जाना चाहते हो या ना जाना चाहते हो। तो बच्चों, इसी के तारतम्य में हम बात कर लेते हैं कि जो वेतन है, जो मैंने रिसर्च की है उसमें फुल टाइम में यदि जापान में कोई जाता है तो उसको 1,60,000 से, जो भारतीय रुपए की हम बात कर रहे हैं, 1,60,000 से 2,10,000 रुपए तक महीना यानी प्रति माह मिलता है। ये वार्षिक नहीं है, प्रति माह मैं आपसे बता रहा हूँ। और जो एक औसत अनुमान है कि एसएसडब्ल्यू के तहत जो औसत वेतन है वो 1,90,000 के लगभग हो सकता है। तो 1,90,000 औसत वेतन का मतलब है कि मिनिमम आपका हो सकता है 1,60,000, मैक्सिमम 2,10,000 या इससे भी ज़्यादा भी। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जो लोग जाते हैं या इस फील्ड में जाते हैं तो उनका वेतन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा यदि ट्रेनी के रूप में कोई आपसे लेता है, कोई कंपनी आपको सिलेक्ट करती है, कोई आपको सिलेक्ट करता है, लेता है, तो 70,000 से 90,000 रुपये तक प्रति माह आपको वेतन दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप फुल टाइम वर्कर के रूप में जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही एक्साइटिंग वेतन आपका है, 1,60,000 और से 2,10,000 तक। और ये किसी भी डिप्लोमा होल्डर के लिए और आईटीआई या फिर जो यूपीएचडीएम यानी कौशल विकास योजना
है उस उन छात्र छात्राओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बड़ा अमाउंट है अगर वो अपने हिसाब से सोचें। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो जापान में जब आप जाते हैं, जो भी कंपनी आपको सेलेक्ट करती है, जो भी इंडस्ट्री सेलेक्ट करती है, तो बहुत सारी जो आपको व्यवस्थाएं हैं, सहूलियतें हैं, वो आपको देते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको बीमा का, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट के नाम पर जो आपको मिलता है मेडिकल के नाम पर, इसके अलावा जैसे एयरपोर्ट में छोड़ने आते हैं, आपको ले जाते हैं, आपके रहने की व्यवस्था कराते हैं, खाने पीने का इंतजाम कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं जो आपको दी जाएंगी, और जब आपका एग्रीमेंट होगा तो उसमें सारी चीज़ें लिखी भी रहेंगी। इसके अलावा जैसे उम्र की बात आती है तो बच्चों 18 साल से उम्र तो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे वर्कर जा रहे हैं तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ज़्यादा हायर जो उच्च सीमा है जो उम्र की, उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छात्र छात्राएं डिप्लोमा पास आउट कर लेते हैं तो मैक्सिमम के एज 18 साल से ऊपर हो जाती है, तो वो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब बाकी चीज़ों के बारे में अगर यदि हम बात करें, जैसे कि वहाँ पर जो 14 सेक्टर्स हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें छात्र छात्राएं समझ सकें कि हमको अप्लाई किस में करना है, या जो छात्र छात्राएं जिससे रिलेटेड जॉब कर रहे होंगे या ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से वो दक्ष होंगे तो उसमें में वो अप्लाई करें। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट जापान की ले चलता हूं और वहां सारी चीज़ें आपको दिखाता हूं, प्रश्न पत्र दिखाता हूं, पुराना कैसा होता है, बुकलेट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूं। तो आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान mofa.go.jp की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें मैं आपको ले आया हूँ। तो यहाँ आप देखिए, जापान इज़ लुकिंग फॉर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स SSW, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट में आपको ले आया हूँ। तो यहाँ SSW की नीड है और 53,000 के लगभग वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहला जो काम हमको करना है, जो मैं जानता हूँ पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे ITI के हैं या UPSDM के हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उनको, वेबसाइट में हम आए हैं तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको इंग्लिश समझने में ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, उसको हिंदी में बदल लेते हैं। तो ये देखिए हिंदी का देखिए ऑप्शन दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए भारत का हमारा तिरंगा बना है, हिंदी लिखा है, सिर्फ आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमने क्लिक कर दिया। तो अब ये सारी सूचनाएं हैं वो हिंदी में हमारे सामने आ चुकी हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जापान को निर्दिष्ट कुशल कामगारों की आवश्यकता है। अब हम नीचे आते हैं, ये देखिए इसमें SSW निवास की स्थिति क्या है, जापान में SSW के रूप में काम करने से पहले। तो ये हमको सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे दिखा है SSW के लिए 14 व्यवसाय श्रेणियाँ पात्र। ये देखिए 14 जो वहाँ पे पत्र में लिखी हुई थी वो सारे यहाँ चित्र सहित, इमेज सहित, तो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए ये 14 आपके। अब जैसे हम एक एक करके बात कर लेते हैं, तो जैसे नर्सिंग केयर का पहला है, तो नर्सिंग से जुड़े हुए जो छात्र छात्राएँ हैं या जो स्टूडेंट हमारे पास आउट हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें देखा, अब नर्सिंग केयर के अंतर्गत अभी इसमें खोल दिया कि आपको आखिर करना क्या क्या है या कौन कौन से हैं टॉपिक्स जिसमें स्टूडेंट यदि दक्ष हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शारीरिक देखभाल, इसमें शारीरिक उत्सर्जन आदि में सहायता करना, इसमें मनोरंजन कार्यात्मक प्रशिक्षण में सहायता करना, ये होम विजिट भी आपसे कराई जा सकती है। तो नर्सिंग केयर की, इसी तरह से भवनों की सफाई हो गया, सामग्री और प्रक्रिया उद्योग, ये देखिए इंग्लिश में जो आपको कह रहे थे ना, जो मैकेनिकल से जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें देखिए कास्टिंग, फोर्जिंग, डाई कास्टिंग, मशीनिंग, मेटल स्टैंपिंग फैक्ट्री, सीट मेटल वर्क, प्लेटिंग, एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग, फिनिशिंग, मशीन इंस्पेक्शन, मशीन मेंटेनेंस, पेंटिंग, वेल्डिंग। तो जैसे कोई सपोज करिए कोई स्टूडेंट वेल्डिंग में दक्ष है या अभी अप्रेंटिसशिप कर रहा है वेल्डिंग से जुड़ा हुआ, तो वो वेल्डिंग में अप्लाई करे, इस क्षेत्र में अप्लाई करे। पेंटिंग का काम करता है, मशीन मेंटेनेंस से काम करता है, संबंधित मशीन इंस्पेक्शन से संबंधित काम करता है, तो इसमें फोर्जिंग पे काम कर रहा है, कास्टिंग में, तो इस फील्ड में वो अप्लाई कर सकता है। औद्योगिक मशीनरी निर्माण की बात करें तो देखिए ये सारे आ जाएंगे। यदि कोई छात्र छात्रा इसमें दक्ष है तो इस कैटेगरी में अप्लाई करे। इसी तरीके से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना उद्योग में आप देख लीजिए खुद ही, ये सारे अब टॉपिक्स हैं। यदि आप इनमें से किसी में भी दक्ष हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ये दक्षता है, तो आप इस फील्ड में अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा देखिए सारे भवन निर्माण का, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, देखिए सारा इसमें दिया हुआ है। आप यदि दक्ष हैं तो इस कैटेगरी में। जहाज निर्माण यदि कोई है, आपको लगता है
है कि जहाज निर्माण और समुद्री मशीनरी उद्योग से संबंधित कार्यों में वो लगा है या दक्ष है तो इस पर अप्लाई करें। ऑटोमोबाइल के छात्र छात्रा हैं, मरम्मत और रख रखाव में, तो देखिए दैनिक आपको वहाँ निरीक्षण करना होगा, रख रखाव, ऑटोमोबाइल वियोजन और रख रखाव। तो यदि कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा छात्र या छात्रा है जो काम कर रहा हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही हो, जैसे ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रहा हो या कर चुका हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विमानन में देखिए, आवास में देख लीजिए। तो इस तरीके की सारी चीज़ें 14 जो हैं, मैं एक एक पढ़ के आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं, इसको आप लोगों को खुद पढ़ लेना है। इंग्लिश में था ही, हिंदी में ज़रूरत समझिएगा तो कर लीजिए, नहीं ज़रूरत है आपको तो कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे कृषि है, इसके अलावा मत्स्य पालन और जलीय कृषि था, खाद्य और पेय उत्पादन, खाद्य सेवा उद्योग, ये पूरे 14 के 14 आपके मिल गए हैं यहाँ पर। और उसमें सभी में सबके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिसको आप आसानी से मैंने बता दिया। सबसे सरलतम तरीका हिंदी में आप इसको पढ़ के थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश में आपकी दक्षता है तो बहुत सुंदर बात है, आप उसमें पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। तो ये हो गया 14 सेक्टर्स और उनके जो कौन कौन से उसमें डिपार्टमेंट हो सकते हैं या कौन कौन से स्किल्ड जो हो सकती हैं ट्रेनिंग जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जैसे बात आती है, जैसे अवधि की कि कितने साल के लिए जाना होगा या कितने साल के लिए आपको लिया जा सकता है। तो हर साल आप मान के चलिए कि 1 साल के लिए जैसे आप जाते हैं तो 6 महीने में या 4 महीने में आपका हो सकता है नवीनीकरण कराया जाए, या 1 साल में नवीनीकरण, तो 3 साल, और मैक्सिमम जो होता है अधिकतम आप 5 साल के लिए जा सकते हैं। यानी ये जो योजना है SHW वो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो कुल अवधि 5 साल आपको वहाँ स्टे कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है। 5 साल बाद आपको फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। अब आपको जैसे अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम परिवार के साथ जा सकते हैं कि नहीं, कोई शादीशुदा है तो हम अपने फैमिली को लेके जा सकते हैं, नहीं ये किसी एक और को लेके जा सकते हैं। तो इसकी अनुमति सामान्यतः नहीं होती है, यानी आपको अकेले ही जाना होगा और वहाँ पर रहना होगा। तो ये आपके इन देखिए इन सब प्रश्नों के सब जो आपके मन में जिज्ञासाएं थी उनका आपके सब जो जवाब है वो मिल गया होगा। इसके अलावा देखिए SHW की विशेषताएं पूरा आप इसको पढ़िए, हिंदी में सब लिखा हुआ है, सारा इसमें देखिए जानकारी आपको मिल जाएगी और खुद आप इसको पढ़ के देखिए। हिंदी में मैंने इसलिए कर दिया है कि आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। अब यहाँ पर देखिए काम करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर आपका पूरा आ जाएगा। ये देखिए इसमें पूरा का पूरा कि जैसे कोई व्यक्ति जाता है विदेश में, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो उसको पास करनी होती हैं वो हमने आपको बता दिया। एक तो जापानी भाषा जो है वहाँ की लैंग्वेज है, उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसको पास करना होगा, यानी जापानी भाषा आपको सीखनी होगी। और दूसरी जो कंपलसरी शर्त है वो ये है कि जो आपका जो जिसमें आप दक्ष हैं, जिस फील्ड में आप दक्ष हैं, 14 सेक्टर के नाम बताए, उसका आपको दक्षता, उसका सर्टिफिकेट आपको पास करना होगा, यानी उसको आपका टेस्ट होगा उसका, उसमें यदि आप पास होते हैं तभी आप वहाँ पर जा पाएंगे। तो ये पूरी दी है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे आपको करना रहेगा, क्या करना रहेगा, तो ये पूरी की पूरी जानकारी भी आपको मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि पुराने जो पेपर्स हैं क्या फॉर्मेट होता है, क्या पूछा जाता है। तो इसमें बच्चों देखिए यहाँ लिखा नमूना प्रश्न अंग्रेजी संस्करण PDF में है, इसको आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। प्रशिक्षण पाठ यानी अंग्रेजी में आपकी ये बुक है जिससे आप सीख सकते हैं। यदि लर्न करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करके आप सीखना प्रारंभ कर दीजिए। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए PDF में। इसके अलावा बहुत आपकी सीखने की इच्छा है तो जापान फाउंडेशन की बेसिक जापानी भाषा परीक्षा जिसे JFT बेसिक कहते हैं उसकी ये वेबसाइट है, इसको क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, उसको आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि एक N4 सर्टिफिकेट होता है उसको आप पूरा कर लेते तो जापानी भाषा में आप मान के चलिए आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी प्रवीणता या दक्षता प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। तो ये बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण जो जानकारी, जो मन में आपके प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे उनका देखिए जवाब यहाँ पर मिल गया है। ये आपके पुराने प्रश्न पत्र, क्या आपका किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या होता है, और आपको पढ़ने की इच्छा है तो इन वेबसाइट में विजिट करके और आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, और इसके बारे में जैसे कौशल परीक्षाएं जो स्किल टेस्ट मैंने बताया तो ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर परीक्षाओं की सूची यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा और ये सारा का सारा जो अप टू डेट है वो होता रहता है। तो ये स्किल टेस्ट भी आपको पास करना होगा और आपको ये जो जापानी भाषा है उसको भी अच्छे से सीखना होगा और उसका दक्षता आपको प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब ये
आप निवास की स्थिति क्या है इसके बारे में यहाँ क्लिक कर दिया तो देख लेते। वीज़ा और निवास के लिए पूरा ये लोग हेल्प करते हैं। कोई निवास का अवधि मैंने आपसे बताया कि हर 1 साल के लिए हो सकता है, तो 1 साल के लिए हो सकता है 6-6 महीने में रिन्यूअल करें, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए जाते हैं तो हर साल रिन्यूअल करें। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं ये पहले वाले में कि आवश्यकता। तो इसमें आप देखिए आपको और भी जानकारी मिल जाएंगी। ये 14 व्यवसाय श्रेणियां जो आपको दी गई थी, और यहाँ पर स्वीकर्ता संगठनों के बारे में और जानना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो विस्तार से आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए ये प्रमुख विशेषता है, सारी SHW के बारे में ये दिया गया है। क्या क्या आपको जापान में आने से पहले क्या क्या करना है, आपका स्वागत कैसे किया जाएगा, बैंक खाता, घर किराए पे लेना, पूरी किस तरह से मदद की जाएगी, रहने के, वहाँ के रहने के समाज के नियम तौर तरीके, जापान में परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। बीच में मान लीजिए जिस कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया था, यदि वो आपको हटाते हैं तो दूसरी कंपनी में आपको जॉब दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सारी दी हैं। हिंदी में इसको आपको फुर्सत से ज़रूर पढ़ना है। यदि मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊंगा, एक एक लाइन, एक सेंटेंस, तो वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा होगा, जो कि शायद आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो ये पूरा मैंने बता दिया है, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल गई होगी, और अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें बच्चों बहुत वैकेंसी हैं। गवर्नमेंट ने चूँकि पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राओं को मौका दिया है पहली बार, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको ज़रूर भुनाना चाहिए। जो बच्चे हमारे BT UP के पास आउट, जो प्राइवेट सेक्टर में चाहे अप्रेंटिसशिप के रूप में या जॉब के रूप में जिस फील्ड में काम करना है, जिसमें दक्षता है, तो अब आप देखिए उन श्रेणियों में आप कहाँ किस पर आपकी दक्षता है उसको सेलेक्ट करिए, और उसके बाद सारी डिटेल भर करके जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था वीडियो में, उसको भर करके अपने संस्थान में दे दीजिए, और उसके बाद आगे की कार्रवाई जैसा बताया जाएगा तो आपको उसको करते जाना है। अब ये कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी प्रश्न था कि जो हमारा जो ट्रेनिंग होगी, जैसे जो जापानी भाषा है निःशुल्क सिखाई जाएगी, क्योंकि MOU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जापानीज जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है, तो वहाँ से जापानी भाषा वो फ्री में निःशुल्क सिखाते हैं। तो बच्चों का प्रश्न था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी कि ऑफलाइन, तो ऑनलाइन भी चल सकती हैं कुछ दिन, उसके बाद ऑफलाइन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब कोरोना खत्म हो चुका है। तो ऑफलाइन भी आपको ज़रूर प्रशिक्षण दिया जाएगा, हो सकता है लगभग 6 माह का होता हो। तो ये सारी जानकारी आपको तब दे दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग होगी आपकी, हो सकता है ब्लेंडेड आपकी ट्रेनिंग हो, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स करके, या फिर ऑफलाइन का आपको दे दिया जाएगा तो ऑफलाइन आपको जाना रहेगा वहाँ पर, और पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, आपका परीक्षण होगा। एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूं कि जब आप वहां जाएंगे, जो वीज़ा, और यदि आपका नहीं पासपोर्ट बना है तो वो पासपोर्ट बन जाता है। मैंने आपसे बताया था तत्काल की भी व्यवस्था होती है, और सब वीज़ा के लिए भी ये पूरा हेल्प करते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने पाएगी। एक चीज़ और है, मेडिकल के बारे में बता देता हूँ कि मेडिकली ज़रूर फिट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट वहाँ पर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो अपना खुद कराते हैं और अच्छे से उसमें स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो किसी भी तरीके से वो पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये जो जिसको हम ले जा रहे हैं वो पूरी तरह से अपना जो जॉब दिया जाएगा उसको कार्य करने में सक्षम है, यानी मेडिकली फिट है, तभी वो आपको ले जाएंगे। तो यदि पहले से आपको कोई दिक्कत है तो आप जो एक बार परामर्श जरूर ले लें आगे आप बढ़ने से पहले। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी आपकी जिज्ञासाएं थी, जो आपके प्रश्न थे, उनका मैंने जवाब दे दिया होगा, उनको समाधानित कर दिया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो निसंकोच होकर के आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं उसको पूरी तरह से उसको आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, उसको जवाब ढूंढ करके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये जो अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आपको कहूँगा, ITI के छात्रों, पॉलीटेक्निक के छात्रों और जो कौशल विकास के छात्र छात्राएं हैं, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको आपको ज़रूर भुनाना है, पीछे नहीं रहना है। इसको ज़रूर आप अप्लाई करिए, आगे बढ़िए और आगे भी आप हिम्मत मत हारिए। यदि आपका नाम चयनित ना हो तो इसमें आगे हमेशा वैकेंसी बनी रहेंगी, क्योंकि MOU है तो ये लगातार ये टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो आपको स्वयं को अभी से तैयार करना शुरू कर देना है। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ, जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।